Hello everybody, IAS Assist welcome you on this platform of Gcentric। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके थे, अभी उसी को कंटिन्यू करते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन 116 हमारे लेक्चर सीरीज का है। इन डेल्टा मॉड्यूलेशन द स्लोप ओवरलोड डिस्टोर्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्लोप ओवरलोड डिस्टोर्शन। कौन सा होता था? स्लोप ओवरलोड डिस्टोर्शन तब होता था जब हमारा मैसेज तो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा हो, जल्दी जल्दी बढ़ रहा है या जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा जो डेल्टा है वो कम रह जाए, इस वजह से उसको फॉलो करते हुए जो ये डेल बढ़ता चल रहा है ये धीरे धीरे बढ़ रहा हो, ये धीरे धीरे बढ़ रहा हो, क्योंकि रिसीवर में यही तो रिसीव कर रहे होते हैं हम कि डेल आया कि माइनस डेल आया, तो आपका रिसीव्ड सिग्नल इसी के हिसाब से आएगा, ऐसा कुछ होगा। तो आप बोलोगे स्लोप ओवरलोड आ गया। अब इस स्लोप ओवरलोड को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं आप? डेल को बढ़ा करके, डेल को बढ़ा करके। ये तो सीधे सीधे हमें समझ में आता है, बाकी ऑप्शंस को देख करके और क्लियर हो जाएगा चीज। डिक्रीजिंग द स्टेप साइज को डिक्रीज करने से तो और ज्यादा स्लोप ओवरलोड बढ़ेगा, हटाइए। डिक्रीजिंग द ग्रेनुलर नॉइज, ग्रेनुलर नॉइज को डिक्रीज कैसे करेंगे आप? ग्रेनुलर नॉइज कब आती थी? जब स्टेप साइज ज्यादा हो जाती थी। ग्रेनुलर नॉइज को डिक्रीज करने का मतलब स्टेप साइज कम करना, तो ये तो इसी चीज को दूसरी फॉर्म में बोल रहा है, गलत। डिक्रीजिंग द सैंपलिंग रेट, सैंपलिंग रेट से, सैंपलिंग रेट का मतलब क्या होगा देखना, एक सैंपल यहां पे आ रहा है, अगला सैंपल पहले आ जाए, थोड़ा अगला सैंपल और पहले आ जाए, तो सैंपलिंग रेट से ये होगा बस कि सैंपल्स जल्दी आ रहे होंगे, उससे और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसमें ये कह सकते हो इंक्रीजिंग द स्टेप साइज, स्टेप साइज इंक्रीज अगर होगी तो ये हमारा दिक्कत जो है वो खत्म हो जाएगी। इंक्रीजिंग द स्टेप साइज, क्लियर होती होगी बातें? चलिए नहीं देखिएगा। द रेज्ड कोसाइन पल्स पीटी इज यूज्ड फॉर जीरो ISI। ISI का मतलब होता है, ISI मींस इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। अगर हम रेज्ड कोसाइन पल्स यूज में लेते हैं, बाइपोलर पल्स, बाइपोलर पल्स ये वाली होती है, इस बाइपोलर पल्स के बजाय अगर रेज्ड कोसाइन पल्स यूज में लेते हैं तो जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है, याद आ रहा होगा ना। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो NFS होता था वो NFS बाय 2 × 1 + अल्फा ऐसा हो जाता है। अल्फा की वैल्यू 1 तक मैक्सिमम हुई तो बराबर होगा इसके, नहीं तो इससे कम हो रहा होगा। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा तो एक के लिए जो बैंड रिक्वायर्ड है एक सिंबल के लिए, अगले सिंबल के लिए बैंड रिक्वायर्ड जो होगा तो बीच में गैप होने का चांस होगा, तो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस नहीं होगा, जो कंपोनेंट्स हैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वो ओवरलैप नहीं होंगे। इसलिए आप बोल सकते हो रेज्ड कोसाइन पल्स यूज में लेने से इंटर सिंबल इंटरफेरेंस खत्म हो जाता है, और ये बोला जीरो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस भी जीरो हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। इन डिजिटल कम्युनिकेशन द एक्सप्रेशन फॉर पीटी विद यूनिटी रोल ऑफ फैक्टर इज गिवन बाय। अब जो रेज्ड कोसाइन पल्स है उसका एक्सप्रेशन दे रखा है, और रोल ऑफ फैक्टर इस अल्फा को बोलते थे ना, यूनिटी रोल ऑफ फैक्टर के साथ ये है। द वैल्यू ऑफ पीटी एट टी इक्वल टू, सब कुछ रामायण जो लिखी है वो बिना काम की थी अभी तक। आपको एक पीटी दे रखा है, पीटी टाइम टी इक्वल टू 1/4 ओमेगा पे फाइंड करना है, 4W 4 ओमेगा जो भी बोलो आप, इसको इस पे फाइंड करना है। भाई इससे पहले ये पीटी किस चीज को बता रहा है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को जीरो कर रहा है कि नहीं कर रहा, किस रोल ऑफ फैक्टर के लिए, हमें क्या मतलब, पीटी ये रहा, आपको टी इक्वल टू 1/4 ओमेगा पर इस पीटी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले वैल्यू फाइंड करते हैं 1/4 ओमेगा पे, ये हो जाएगा साइन 4 पाई ओमेगा इंटू 1/4 ओमेगा डिवाइड बाय 4 पाई ओमेगा इंटू 1/4 ओमेगा। टी की वैल्यू 1/4 ओमेगा पुट कर दे रहा हूं मैंने, 16 ओमेगा स्क्वायर 1/4 ओमेगा का स्क्वायर। देखिएगा ये पाई हो गया, साइन पाई, साइन पाई इज 0, साइन पाई का वैल्यू 0 डिवाइड बाय, यहां पे ये 1/16 ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, साथ में मल्टीपल कुछ भी होता रहा है, मल्टीपल वैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, पाई, पाई इंटू 0 0, ये तो 0/0 फॉर्म आ गया। 0/0 तो अनडिफाइंड फॉर्म होता है। अब हमें सॉल्व करना होगा इसको। आप किसकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर रहे थे? आप इस पीटी में टी की लिमिट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे 1/4 ओमेगा। डीएल हॉस्पिटल रूल ये बोलता है फिर कि भाई टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, टी की लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई ओमेगा, साइन का हो जाएगा कॉस 4 पाई ओमेगा टी डिवाइड बाय टी के रेस्पेक्ट में, यहां पर फर्स्ट टर्म का तो हो जाएगा 4 पाई ओमेगा माइनस यहां पे टी का पावर 3 बनने वाला है, तो डिफरेंशियल करेंगे तो बन जाएगा 16 और 4 पहले से है, मीन 64, पाई है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब है, टी क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे तो 3 ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं टी 1/4 ओमेगा, चलिए 1/4 ओमेगा यहां पर सब्स्टिट्यूट करें, कॉस पाई इज -1 माइनस ऑफ 4 पाई ओमेगा, ऊपर आ जाएगा -4 पाई ओमेगा डिवाइड बाय
4 पाई ओमेगा माइनस टी का वैल्यू कितना है 1/4 ओमेगा, तो ये बनेगा 1/4 का स्क्वायर मीन 16, 16 से बन जाएगा 4 और ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा, तो यहां पे बनेगा 4 इंटू 3 मीन 12 पाई ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा की एक पावर रहेगी ओमेगा। 4 पाई ओमेगा माइनस 12 पाई ओमेगा मीन्स 8 पाई ओमेगा, तो हो जाएगा -4 पाई ओमेगा डिवाइड बाई -8 पाई ओमेगा। ये 1/2 आ गया, 1/2 मीन्स 0.5 आ गया, 0.5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, आंसर सी हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, हमें घुमाने फिराने के लिए, हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, हमें हमारे ऊपर बर्डन डालने के लिए ये सब चीज बोल दी थी। मैथ्स का क्वेश्चन है एक्चुअल में बात करें तो, मैथ्स के भी सबसे सिंपल टॉपिक का क्वेश्चन है लिमिट्स का। लिमिट सब्स्टिट्यूट करके आपको वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा है आइडियल हॉस्पिटल अप्लाई करके, फिर ये पता ही होगा सब आपको, ये 0.5 वैल्यू बन करके आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस डेटा पे 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर और बाकी क्वेश्चन और क्या है वो भी देखेंगे। तो क्वेश्चन है ए स्पीच सिग्नल बैंड लिमिटेड टू 4 किलोहर्ट्ज, जो हमारा स्पीच सिग्नल है वो 4 किलोहर्ट्ज की बैंड लिमिट में है। चलिए, बैंड लिमिटेड टू 4 किलोहर्ट्ज का मतलब 4 किलोहर्ट्ज का कंपोनेंट ऐसा नहीं बोला, स्पीच सिग्नल 4 किलोहर्ट्ज का ऐसा नहीं बोला, बैंड लिमिटेड टू 4 किलोहर्ट्ज मतलब 4 किलोहर्ट्ज तक में कंपोनेंट होंगे। एंड पीक वोल्टेज वेरिंग बिटवीन +5 वोल्ट एंड -5 वोल्ट, और इसका जो पीक वोल्टेज है स्पीच सिग्नल का, ये +5 और -5 के बीच में वेरी कर रहा है, ऐसा है। चलिए ठीक है, मानी बात। इज सैंपल्ड एट द नाइक्वेस्ट रेट, इसको नाइक्वेस्ट रेट से सैंपलिंग कर रहे हैं। अगर नाइक्वेस्ट रेट से सैंपलिंग कर रहे हैं तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, नाइक्वेस्ट रेट का मतलब मैसेज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का डबल, मींस 4 किलोहर्ट्ज का डबल 8 किलोहर्ट्ज। नाइक्वेस्ट रेट वही होती है ना जो 2 FM के इक्वल होती है। हाँ, 2 FM से ज्यादा आप कुछ भी रख सकते हैं सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, अगर 2 FM के जस्ट इक्वल रखते हैं तो नाइक्वेस्ट रेट। ठीक है, तो नाइक्वेस्ट रेट से सैंपलिंग की जा रही है। ईच सैंपल इज सैंपल्ड एंड क्वांटाइज्ड बाय 2 बिट्स, जो हर एक सैंपल होगा उसको फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्वांटाइज करेंगे, 2 बिट से क्वांटाइज करेंगे। अगर 2 बिट से क्वांटाइज कर रहे हैं, इसका मतलब आपके क्वांटाइजर में लेवल्स कितने हैं, 4 लेवल। क्वांटाइजर में टोटल लेवल्स 4 हैं, मीन्स -5 से +5 तक 4 लेवल्स हैं। ठीक है, बात मानी। इफ द बिट्स 0 and 1 आर ट्रांसमिटेड यूजिंग बाइपोलर पल्सेस, देन द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर डिस्टोर्शन फ्री ट्रांसमिशन। जो 0 और 1 ट्रांसमिट हो रहे हैं वो बायपोलर पल्स से ट्रांसमिट हो रहे हैं, बात ध्यान से समझिएगा, बायपोलर पल्स से ट्रांसमिट हो रहे हैं। अच्छा, हमसे बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट पूछा, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट तो हमेशा बोलते हैं ना NFS/2, जब कुछ भी नहीं बोले तो ऐसा बोलते हैं ना NFS/2। मैंने बोला जब रोल ऑफ फैक्टर ना दे तो ऐसा बोलते हैं NFS/2, यही गलत हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने बोला जब कुछ भी नहीं बोले लेकिन उसने बोल तो रखा है कि बायपोलर है पल्स। अगर रेज्ड कोसाइन पल्स होती तो NFS/2 इंटू 1 + अल्फा होता है। मैंने बोला कुछ नहीं बोले तो अल्फा 0 लेके मिनिमम लेकर के हम बैंडविड्थ NFS/2 कर देते हैं। लेकिन जब रेज्ड कोसाइन पल्स बोले तो, या फिर कुछ भी ना बोले तो रेज्ड कोसाइन हम यूज में लेंगे, लेकिन जब बायपोलर बोल दिया तो हम रेज्ड कोसाइन का कैसे यूज में ले सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगी। यहां बैंडविड्थ जो बनेगी, क्योंकि बायपोलर पल्सेस से ट्रांसमिट हो रहा है, इसलिए बैंडविड्थ हो जाएगी NFS। N मतलब नंबर ऑफ बिट्स इन ईच सैंपल, तो ये दे रखा है 2। FS मीन सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलो, तो ये टोटल बन जाएगा 16 किलो हर्ट्ज। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट विल बी 16 किलो हर्ट्ज। सिंपल क्वेश्चन था, इस पर और भी क्वेश्चन है, इसी के लिए वो क्वेश्चन और क्या है दोनों वो और देखते हैं हम। इस पर 2 क्वेश्चन और है वो देखते हैं। चले नेक्स्ट, इसी पर एक क्वेश्चन तो ये था, उसके बाद और क्वेश्चन जो है उसमें 1 मिनट मैंने जो पिछला क्वेश्चन था उसका स्टेटमेंट जो लिखवाया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। एक्चुअल क्वेश्चन में 6 बिट्स है, ठीक है, तो 2 बिट्स नहीं 6 बिट्स हैं। नंबर ऑफ लेवल्स कितने हो जाएंगे, इसका मतलब 64 लेवल्स हो जाएंगे। इसको चेंज कर लेना, क्वेश्चन में एक्चुअल में 6 बिट्स गिवन था, मैंने प्रिंट मिस्टेक कर दिया था, 2 बिट्स लिख दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसमें है, एज्यूमिंग दैट द सिग्नल टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इट्स पीक टू पीक वैल्यू, द सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द क्वांटाइजर आउटपुट इज। सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द क्वांटाइजर आउटपुट बताना है हमें। अच्छा, कितने बिट्स में ट्रांसमिशन हो रहा है, 6 बिट्स से, इसलिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो तो ऐसा हो जाना चाहिए ना 1.8 + 6 NdB। N इज 6 मीन्स हो गया 6 नहीं, ये 8 है, सॉरी ये 8 है, क्वेश्चन में एक्चुअल में 8 है, सॉरी 8 है, ठीक है, तो हो जाएगा 8।
8 इंटू 6 हो गया ये कितना 49.8 dB। अब 49.8 dB के अप्रोक्सीमेटली आसपास हम देखें तो सी वाला ऑप्शन मिल रहा है। अब एक मिनट दूसरे तरफ से और ध्यान देना एक बार। 49 अप्रोक्सीमेटली आप 48 dB कह सकते हो। अभी देखना ये -5 से 5 पीक वैल्यू जो है -5 से 5 उसके बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। -5 से 5 के बीच में अगर मैं साइनोसोडल बोल रहा था तब तो मैं ये बोल रहा था, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब साइनोसोडल नहीं होगा बल्कि कुछ ऐसा होगा -5 से लेके 5 के बीच में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का वो कुछ इस तरीके से होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एरिया 1 होता है, ये पहले मैंने एक बार थोड़ा सा बताया था, बाकी हम रैंडम वेरिएबल्स में डिस्कस करने वाला है। अगर इसका टोटल एरिया 1 होगा तो हाइट 1/10 हो जाएगी। एग्रीज बात से इसमें जो पावर होगी इसकी, ये मैंने बताया था वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होती थी आपकी टोटल पावर, ये होती थी डीसी पावर और ये होती थी एसी पावर। अगर हमें किसी सिग्नल की पावर की जरूरत हो तो पावर मतलब टोटल पावर, तो हमें एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। अगर मैं यहां पर कहूं कि मेरा जो सिग्नल है वो -5 से लेकर +5 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मुझे सिग्नल की पावर फाइंड करनी है, सिग्नल की पावर फाइंड करनी है, तो मुझे इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से इसका एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। इसका एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। एक्सपेक्टेशन मींस -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है, लेकिन सिग्नल -5 से 5 डिफाइन है। एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाता है एक्स स्क्वायर और इसका पीडीएफ की वैल्यू कितनी है 1/10 dx। इसको सॉल्व करेंगे 1/10 तो कॉमन आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³ 3 एंड -5 to +5, ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125 माइनस ऑफ माइनस प्लस 250, ये रिजल्ट बनेगा 250 डिवाइड बाय 30 मीन्स 25/3। 25/3 बना सिग्नल पावर। नॉइज पावर की बात करें, अगर नॉइज पावर सिग्नल टू नॉइज रेशियो के लिए नॉइज पावर चाहिए तो नॉइज पावर होता था डेल स्क्वायर बाय 12 और डेल क्या होगा, डेल क्या होगा हमारा -5 से लेकर +5 तक फुल स्केल रेंज कितना हो गया 10 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो जाएंगे 255 भाई 8 बिट है तो 255 लेवल्स 256 लेवल होंगे, 255 स्टेप्स हो जाएंगे। ये हो गया डेल इसका स्क्वायर और डिवाइड में 12 और है। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, अब सिग्नल टू नॉइज रेशियो फाइंड करेंगे हम, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो हो जाएगा सिग्नल पावर इज 25/3 बाय नॉइज पावर आप इसमें डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा 255 का स्क्वायर इंटू 12 डिवाइड बाय 100, ये हो गया 255 का स्क्वायर। इस 255 के स्क्वायर को डीबी वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, डीबी वैल्यू कैलकुलेट करोगे एसएनआर इन डीबी, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मैं देखता हूं, आप भी ट्राई करिएगा रिजल्ट क्या बन करके आता है। तो ये इसका डीबी वैल्यू 10 log ऑफ बेस 10 के साथ 255 स्क्वायर अगर आप सॉल्व करेंगे ये 48.1 समथिंग डीबी आएगा। आप इससे कह सकते हो 48 dB, एक्चुअल में ये 49.8 dB के हिसाब से मैं अप्रोक्सीमेटली 48 dB बोला था, लेकिन ये गलत बात थी। ये तब होता है जब -5 से 5 के बीच में साइनोसॉइडल, लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिया है तो सिग्नल का पावर ऐसे कैलकुलेट करके आएंगे। हालांकि मेरा आंसर फिर भी ठीक हो जाता है, लेकिन आगे कभी प्रॉब्लम हो सकती है जब हमें 48 भी एक ऑप्शन दे रखा हो, 49 भी एक ऑप्शन दे रखा हो, तो 48 विल बी द करेक्ट। इसलिए जब बोलते सिग्नल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर आपको साइनोसॉइडल वाला am²/2 नहीं बोलना, पावर am²/2 बोल देते ना आप पावर सिग्नल का, वो गलत हो जाएगा, बल्कि ऐसे कैलकुलेट करना होगा आपको। क्लियर होती होगी बातें। चलिए इसी क्वेश्चन पर, ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे, एक थर्ड पार्ट हो रहा है। द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो बाय ए फैक्टर ऑफ 4 वुड बी। नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे इफ क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो हमें रिक्वायर्ड है कि 4 के फैक्टर से रिड्यूस हो जाए। क्वांटाइजेशन नॉइज जो होती थी वो होती थी डेल स्क्वायर बाय 12। अगर हमें इसको 4 के फैक्टर से रिड्यूस करना है तो हमें डेल को हाफ करना होगा। अगर इसको 4 के फैक्टर से रिड्यूस करना है तो डेल को हाफ करना होगा, तभी तो हाफ का स्क्वायर होकर के 1/4 बनेगा। डेल को हाफ करने का मतलब होगा, स्टेप साइज को हाफ करने का मतलब होगा, स्टेप साइज ऐसे होती है ना
फुल स्केल रेंज डिवाइड बाय 2⁻n-1। इसको हाफ करने का मतलब होगा एक n की पावर बढ़ा देना, मींस n एक इंक्रीज कर देना। पहले जो n 8 बिट थे, क्वेश्चन में एक बार चेंज कर दिया होगा आप लोग ने, मैंने 2 बिट और फिर 6 बिट भी बोलने लगा था, मैं वो गलती से बोल रहा था 8 बिट एक्चुअल क्वेश्चन में, ठीक है। n इक्वल टू 8 से अब क्या हो रहा होगा, इसका मतलब 9। अगर n इक्वल टू 9 हो रहा होगा तो नंबर ऑफ लेवल्स कितने रिकॉर्ड हो जाएंगे, अब 9 के लिए 512 लेवल्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है, मतलब पहला जो डाटा दिया हुआ है उस डेटा के हिसाब से 256 लेवल से। अब अगर हमें क्वांटाइजेशन नॉइज को बाय 4 करना है तो स्टेप्स साइज को हाफ करना पड़ेगा, स्टेप साइज को हाफ करना होगा अगर, तो फिर उसके लिए हमें n एक इंक्रीज करना होगा। इस तरीके से ये 512 लेवल्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ होगा? चलिए कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बेसबैंड कम्युनिकेशन लिंक फ्रीक्वेंसीज अप टू 3500 हर्ट्ज आर यूज्ड फॉर सिग्नलिंग यूजिंग ए रेज्ड कोसाइन पल्स विद 75% एक्सेस बैंडविड्थ एंड नो ISI। चलिए एक बार क्वेश्चन में जो डाटा दिया उसको वापस रीड करते हैं। बेसबैंड कम्युनिकेशन लिंक है, अगर कम्युनिकेशन लिंक बेसबैंड है इसका मतलब 0 फ्रीक्वेंसी के अराउंड होंगे कंपोनेंट। जैसे आपको पता होगा ना, जो पल्स हम ट्रांसमिट कर रहे होते थे 0101 की, तो उसका अगर विड्थ t भी होता था तो 0 के अराउंड ही तो आता था, 1/t इधर 1/t उधर, ठीक है। तो ये बेसबैंड ट्रांसमिशन हो रहा है, बेसबैंड कम्युनिकेशन लिंक है, और फ्रीक्वेंसी अप टू 3500 हर्ट्ज आर यूज। कितनी फ्रीक्वेंसी तक? 3500 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी यूज में आ रही है। मतलब हमें जो अलॉटेड बैंड है वो इतना बड़ा बैंड अलॉटेड है। हालांकि नेगेटिव साइड में भी बनाने बैठोगे आप, लेकिन हमें पता है ना बैंड तो हम केवल पॉजिटिव साइड का बोलते हैं। तो जो बैंडविड्थ अलॉटेड है, कब तक कहां तक की फ्रीक्वेंसी यूज में ले जा रही है वहीं तक का बैंड अलॉटेड है, मींस 3500 हर्ट्ज का बैंडविड्थ अलॉटेड है। और ये ट्रांसमिशन हो रहा है यूजिंग रेज्ड कोसाइन पल्स, रेज्ड कोसाइन पल्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है विद 75% एक्सेस बैंडविड्थ। इसका मतलब ये होगा कि NFS by 2 into 1 plus 0.75 must be equal to that bandwidth. The maximum possible signaling rate in symbols per second, symbol per second signaling rate कितनी होनी चाहिए ये पूछा हमसे यहाँ पर अप टू आर यूज फॉर सिग्नलिंग, ठीक है। द मैक्सिमम पॉसिबल सिग्नलिंग रेट इन सिंबल्स पर सेकंड कितना, एक सेकंड में कितने सिंबल ट्रांसमिट हो रहे होंगे ये पूछा है हमसे। एक सेकंड में कितने सिंबल ट्रांसमिट हो रहे होंगे उसके लिए n को मैं 1 कंसीडर कर लूं, n को 1 कंसीडर कर लूं, तो जो fs होगा जितने सैंपल्स आ रहे होंगे उतने ही तो सिंबल ट्रांसमिट हो रहे होंगे, जितने fs सैंपल्स आ रहे होंगे उतने ही तो सिंबल्स ट्रांसमिट हो रहे होंगे। तो ये हम कह सकते हैं ये हो जाएगा, बैंडविड्थ 3500 थी तो 3500 हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1.75। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। इसको सॉल्व करके रिजल्ट क्या वैल्यू बन करके आता है देखता हूं मैं एक मिनट कैलकुलेटर से। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो रिजल्ट वैल्यू जो बन के आ रहा है दैट इज 4000। मतलब 4000 सैंपल्स या बोलो सिंबल्स एक सेकंड में ट्रांसमिट हो रहे होंगे। जब हमें कुछ नहीं बोला है तो हम ये मान के चलेंगे हर सैंपल के लिए 1 बिट है, तो वो 1 बिट ही एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। या कुछ नहीं बोले तो आप कह सकते हो कि एक सैंपल की मान लो 4 बिट होती, 5 बिट होती, तो जो n होता वो एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता, 4 बिट से एक सिंबल बन रहा होता। तो इसलिए आप कह सकते हो ये जो वैल्यू बनेगी NFS ये आपको बताएगी, मतलब ये यहां जो वैल्यू जो भी आ रहा होगा वो बता रहा होगा कितने सिंबल्स एक सेकंड में ट्रांसमिट हो रहे हैं। सिंबल्स कितने एक सेकंड में ट्रांसमिट होते हैं उसको बॉड रेट भी बोलते हैं। बॉड रेट का मतलब समझिएगा, बॉड रेट लिख लीजिएगा आप जैसे, बॉड रेट इज द रेट ऑफ सिंबल्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड। आप बोलोगे सिंबल ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, तो देखना एक बार, आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो सैंपल्स की करस्पॉन्डिंग 4 बिट, यहां मैं मान लो 4 बिट में ट्रांसमिट कर रहा हूं, इसके 4 बिट ये हैं, इसके 4 बिट कुछ ये हैं, इसकी 4 बिट कुछ ये हैं, हर एक को 4 बिट ट्रांसमिट, तो ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये सिंबल रेट हमें फाइंड करनी है, बॉड रेट फाइंड करनी है, तो आप इस तरह से ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनालॉग वोल्टेज इन द रेंज फ्रॉम 0 to 8 वोल्ट इज डिवाइडेड इनटू 16 इक्वल इंटरवल्स। आपका जो एनालॉग वोल्टेज है वो किस रेंज में है, वो 0 से लेके और 8 वोल्ट की रेंज में।
और इसको 16 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं फॉर कन्वर्जन टू 4 बिट डिजिटल आउटपुट। ठीक है, इसको 16 में ब्रेक करेंगे तो हर एक के लिए 4 बिट होंगे ना, तो हर एक को 4 बिट डिजिटल आउटपुट हो जाएगा। द मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर इन वोल्ट्स इज, क्वांटाइजेशन एरर मैक्सिमम कितना होगा, तो क्वांटाइजेशन एरर की मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस माइनस डेल बाई 2 ही होती थी। आपसे कोई जनरल बोलता है डेल बाई 2 बोलोगे, आप पॉजिटिव या नेगेटिव छोड़ेंगे, वैल्यू बोलेंगे तो डेल बाई 2। अब डेल क्या होता था, डेल कैलकुलेट करें तो फुल स्केल रेंज कितना हो गया 8 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी हो जाएगी 15, 2⁴ माइनस 1 नंबर ऑफ लेवल से एक कम होती है स्टेप, ये स्टेप्स आ जाएगी। तो क्वांटाइजेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 8/15 इंटू 2 मीन्स हो गया है 4/15, अप्रोक्सीमेटली 1/4 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा कह सकते हो 1/4 हो जाएगा। क्लियर होती है बात, ये मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर होगी इस केस में, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। चलिए क्लियर होता होगा क्वेश्चन तो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन ए पीसीएम सिस्टम द सिग्नल mt इक्वल टू दिस, हमें एक सिग्नल दे रखा है mt इक्वल टू दिस इज सैंपल्ड एट द नाइक्वेस्ट रेट, इसको नाइक्वेस्ट रेट से सैंपलिंग कर रहे हैं। अगर इसके लिए हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बात करें तो दोनों ही टर्म से मैक्सिमम यही आ रही है 50 हर्ट्ज। नाइक्वेस्ट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का डबल, 50 का डबल 100 हर्ट्ज। नाइक्वेस्ट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी विल बी 100 हर्ट्ज। द सैंपल्स आर प्रोसेस्ड बाय यूनिफॉर्म क्वांटाइजर विद स्टेप साइज ऑफ 0.75 वोल्ट। अब इन सैंपल्स को क्या कर रहे हैं हम, क्वांटाइज कर रहे हैं स्टेप साइज 0.75 वोल्ट से और यूनिफॉर्मली क्वांटाइज कर रहे हैं। मिनिमम डेटा रेट इन बिट्स पर सेकंड, हमें बिट्स पर सेकंड में डेटा रेट मींस आरबी कैलकुलेट करना है। आरबी तो ऐसा होता है ना एनएफएस, एनएफएस का एफएस तो है, अब एन कैलकुलेट करना है। एन कैलकुलेट करने के लिए अब हमें देखना आपकी जो स्टेप साइज है वो स्टेप साइज एन से ऐसे रिलेटेड होती है ना, अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं तो 2⁴n और एक्चुअल बोल रहे हैं तो 2⁴n-1 किस में डिवाइड करता है, फुल स्केल रेंज में। यहां पर आपको इसकी फुल स्केल रेंज फाइंड करनी होगी। तो चलिए एक बार पहले फुल स्केल रेंज फाइंड करते हैं। आपका जो सिग्नल है एमटी, इसकी फुल स्केल मींस पीक वैल्यू जो होगी इसकी पीक वैल्यू, अगर केवल ये होता तो 1 बोलते, केवल ये होता तो भी 1 बोलते, दोनों है तो √a² + b² बोलेंगे ना, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ है तो एनवलप डिटेक्टर पीक को डिटेक्ट करता था, पीक वैल्यू ऐसे तो बनती थी √a² + b², तो √2 इज इट्स पीक वैल्यू। तो पीक टू पीक वैल्यू क्या हो जाएगी मींस फुल स्केल रेंज क्या हो जाएगा 2√2 फुल स्केल रेंज हो गया। तो स्टेप साइज क्या हो जाएगी, स्टेप साइज जो कि हमें दी हुई है वो क्या बनेगी 2√2 डिवाइड बाय 2⁴n, अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं मैं। यहां से आप कह सकते हो 2⁴n इक्वल टू 2√2 डिवाइड बाय 0.75। अब हमें इसको इसमें डिवाइड करना है, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए सोचना है, समझना है। ध्यान से देखना, 2√2 में 0.75 को डिवाइड करें अगर हम, 2√2 का मतलब हो गया 2 × 1.414 मीन्स 2.828 डिवाइड बाय 0.75। 0.75 को 2.828 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये हुआ -1.414 से लेके +1.414 के बीच में हमारा सिग्नल होगा। सबसे पहले एक लेवल आएगा, फिर इसके 0.75 ऐड होकर के दूसरा लेवल आएगा। इसमें 0.75 ऐड करेंगे -1.41 में तो बचेगा 32446.6 समथिंग कुछ बचेगा -0.6। अगला 0.75 करेंगे तो ऐड करके आएगा, अगला 0.75 ऐड करेंगे, देखिए यहां से यहां तक 0.75, यहां से 0.75 1.5 है इसलिए इससे ऊपर चला गया, यहां से यहां तक ये 1.5 हो गया। ठीक है, 2.8 में से 1.5 गया तो ये रहेगा 1.3, मतलब एक यहां पे और आ जाएगा, एक यहां पे और आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका मतलब एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल और चौथा लेवल, ये 4 लेवल ऐसे बन रहे होंगे। अब आप n इक्वल टू अगर 2 कंसिडर करें तो 4 लेवल बन सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा, इसका मतलब 2 वैल्यू होगा। अगर n की वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 2 है तो आपकी जो ये n चाहिए था हमें, fs था ये हमारे पास, बिट रेट क्या हो जाएगा 2 × 100 हर्ट्ज मीन्स 200 हर्ट्ज, बिट रेट विल बी 200 हर्ट्ज। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ के करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A sinusoidal signal of 2 kHz frequency is applied to a delta modulator. फ्रीक्वेंसी कितना है 2 kHz, साइनोसोडल सिग्नल है मतलब अकेला फ्रीक्वेंसी होगा 2 kHz, ऐसा नहीं होगा कि अप टू 2 kHz होगा, केवल 2 kHz होगा।
इज अप्लाइड टू ए डेल्टा मॉड्यूलेटर। ठीक है, डेल्टा मॉड्यूलेटर में क्या होता है, एक सिंगल नंबर ऑफ बिट्स होती है, दो लेवल्स होते हैं केवल, डेल और माइनस डेल। ठीक है, याद आ रहा होगा। द सैम्पलिंग रेट एंड स्टेप साइज ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर आर दिस। सैम्पलिंग रेट जो दे रखी है वो दे रखी है 2000 मीन्स 20 किलो हर्ट्ज। सैम्पलिंग रेट देखिए 20 किलो हर्ट्ज एंड ये क्या दे रखा है, स्टेप साइज डेल हमें दे रखा है 0.1 वोल्ट। ठीक है, टू प्रिवेंट स्लो पावर लोड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसोडल सिग्नल इन वोल्ट्स इज। आपको याद आ रहा है क्या, जो स्टेप साइज होती थी वो स्टेप साइज इसको फॉलो करते हुए होती थी 2 पाई AM इंटू FM डिवाइड बाई FS के इक्वल या उससे ग्रेटर, के इक्वल या उससे ग्रेटर। अब डेल तो फिक्स कर दी उसने 0.2 वोल्ट, FM भी फिक्स कर दिया उसने 2 किलो वाट, FS भी फिक्स कर दिया 20 किलो वाट। AM ऐसा रखेंगे हम कि कहीं ये वाली वैल्यू इस डेल से बढ़ करके ना आ जाए, इसलिए AM की एक पीक मैक्सिमम वैल्यू होगी, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है पूछा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ साइनसोइडल सिग्नल, मतलब ये AM का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। 0.1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पाई इंटू AM इंटू 2 किलो बाई 20 किलो। यहां से इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये बनेगा AM लेस देन इक्वल टू, उस तरफ की बात कर रहा हूं मैं, लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीन्स 1 और डिवाइड बाय 2 पाई मीन्स AM की वैल्यू 1/2 पाई के इक्वल या उससे लेस होनी चाहिए। तो AM की मैक्सिमम वैल्यू आप इसका मतलब क्या ले सकते हो, 1/2 पाई, उससे लेस भले ही ले सकते हो, उससे ग्रेटर नहीं ले सकते, मैक्सिमम वैल्यू 1/2 पाई जाएगी। क्लियर होती होगी बातें? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए साइनोसॉइडल सिग्नल ऑफ एम्पलीट्यूड A, एम्पलीट्यूड साइनोसॉइडल सिग्नल का A है, इज क्वांटाइज्ड बाय ए यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। ठीक है, चलिए एज्यूम दैट द सिग्नल यूटिलाइजेज ऑल द रिप्रेजेंटेशन लेवल्स ऑफ क्वांटाइजर। आपका जो क्वांटाइजर है उसके जो भी सारे रिप्रेजेंटेशन लेवल हैं इनको यूटिलाइज कर रहा है, मतलब ये पूरी रेंज में स्टार्ट से लेके एंड, मतलब मैक्सिमम पीक वैल्यू पॉसिबल जो है फुल स्केल रेंज में इसकी पीक वैल्यू जा रही होगी। ओवरऑल बात है साइनोसॉइडल सिग्नल इस पूरी फुल स्केल रेंज में वैल्यूज के साथ होगा, यहां से यहां तक के बीच में वेरी करना होगा। साइनोसॉइडल सिग्नल ऑफ यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, assume that the signal utilizes all the representation level of quantizer, SNR is 31.8 dB, then the number of levels in quantizer, SNR कितना है आपका 31.8 dB। क्या ये SNR इसको फॉलो करता है 1.8 प्लस 6 dB, ये जो रूल होता है इसको फॉलो करें अगर हम, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो रही होगी 5, n की वैल्यू अगर 5 हो रही होगी, उसने पूछा है नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ लेवल्स 32 हो जाएंगे, तो 32 विल बी द नंबर ऑफ लेवल्स। क्लियर हुआ होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल, मैं वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, सॉल्यूशन को देखने से पहले खुद क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से ट्राई जरूर किया कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है ए साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल इज कन्वर्टेड टू ए PCM सिग्नल यूजिंग ए यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। एक साइनोसॉइडल सिग्नल है उसको PCM सिग्नल में कन्वर्ट करें यूजिंग ए यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। द रिक्वायर्ड SQNR एट द आउटपुट ऑफ क्वांटाइजर इज 40 dB, जो SQNR रिक्वायर्ड है वो 40 dB है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल नीडेड टू अचीव डिजायर्ड SQNR। भाई वैसे जो SNR होता है ये 1.8 प्लस 6n dB इतना होता है, मतलब 1.8 प्लस 6n dB जो ये वैल्यू होती है, ये रिक्वायर्ड SNR कितना है 40 dB के इक्वल हो या उससे ज्यादा, उससे कम नहीं होना चाहिए। आप SNR चाहोगे 40 dB तो 39 नहीं चलेगा, 41 आ जाएगा dB SNR, तो अच्छी बात है, जितना चाहते हो उससे ज्यादा, उससे बेटर मिल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इसलिए आप कह सकते हो इसकी वैल्यू 40 dB से ज्यादा भले हो जाए लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 40 dB से ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस 1.8, 40 माइनस 1.8 38.2। n का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, n का वैल्यू अब सोचना है, अगर मैं n इक्वल टू 6 रखूंगा तो 36 बनेगा, 36 से 38 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो n का वैल्यू मुझे क्या रखना पड़ेगा 7 रखना पड़ेगा, n का वैल्यू 7 रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसने पूछा था मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, तो आप कह दोगे नंबर ऑफ बिट्स जो होंगे वो n, यहां पर आप बात करें तो आपके पास ऑप्शन से बन रहे थे n6 ले या n7 ले,
एंड 6 पॉइंट समथिंग तो ले नहीं सकते, 6 में कम पड़ जा रहा है 7 में, आप तो मिनिमम 7 या 7 से ज्यादा भले ही ले सकते हो। तो उसने मिनिमम वैल्यू पूछा, तो मिनिमम वैल्यू आपका बोल दोगे 7 हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा बातें? चले, हमने काफी कुछ क्वेश्चंस पहले भी प्रैक्टिस किए थे और अभी भी प्रैक्टिस किए, इससे पिछले लेक्चर में भी किए और उससे पहले भी एक बार कर चुके थे, बेसबैंड डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। मुझे लगता है अब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए होंगे, आप अपने एंड पर और ट्राई कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो मुझसे पहुंचाइएगा, हम उनको डिस्कस कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अगले लेक्चर से बैंड पास डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन बैंड पास डिजिटल कम्युनिकेशन से पहले कुछ हम टाइम डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग और वो सब चीजें भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बैंड पास डिजिटल कम्युनिकेशन में जो टेक्निक्स हैं, ASK, PSK, FSK, एमआरआई सिग्नलिंग, वो सब कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।